माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जिन राक्षसों का नाश किया था, आज भी वो राक्षस झारखंड के एक गांव गरवा के अंदर भटकते हैं। फियर फाइल्स में आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। ये कहानी है आदिश और ईशा की। ये दोनों बहन भाई हैं। अपनी वेकेशंस की छुट्टी पर अपने दादा दादी के घर पर जाते हैं। ये लोग फैसला करते हैं अपनी वेकेशंस की छुट्टी काटने के लिए अपने दादा दादी के यहाँ पर जाने का। लेकिन कौन जानता था कि वहाँ पर जाकर इनके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में कोई आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। देखिए फियर फाइल्स में आज एक और भूतिया कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर को जिसके अंदर नवरात्रि की पूजा हो रही थी। इसके बाद तभी हम देखते हैं आदिश और ईशा दोनों मिलकर ही आरती करते हैं और आरती करने के बाद वो अपने पापा के पास बैठते हैं। इसके बाद आदिश अपने पापा से पूछता है कि पापा आखिर दशमी क्यों मनाते हैं। इसके बाद तभी उसके पापा उससे बताते हैं कि एक छोटा सा गांव था और वहां पर न जाने कहां से दो राक्षस आ गए। राक्षस गांव के लोगों को परेशान करने लगे, इसलिए वहां पर राम जी ने उन राक्षस का वध कर दिया। और वो बताते हैं कि उस गांव के लोग राक्षस से बचने के लिए अपने हाथ पर श्री राम का टैटू बनवा लेते हैं। आदिश उनसे बातें करता है और उसके पापा उससे और बताते हैं कि उस गांव के अंदर आज भी एक धनुष रखा है। माना जाता है कि उसी धनुष से भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया था। अब ये सब कुछ बोल ही रहे थे, तभी वहां पर खिड़की अपने आप ही खुल जाती है और मंदिर में रखा हुआ दिया अपने आप ही बुझ जाता है। थोड़ी देर के बाद उनके पापा के पास एक कॉल आता है जो कि इनके दादा दादी का था। अब दादा दादी अपने पोतों को त्योहार मनाने के लिए अपने पास बुला रहे थे। दादा दादी के पास जाने की खुशी में वो लोग खुशी से काफी झूम उठते हैं और इसी के साथ उनके पापा कहते हैं कि अभी कुछ दिन के लिए तुम अपने दादा और दादी के यहाँ पर चले जाओ। दोस्तों इसके बाद तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं एक ड्राइवर इन दोनों को दादा और दादी के घर पर छोड़ने के लिए जा रहा था। रास्ता काफी लंबा था। उनके दादा और दादी गरवा नाम के एक गाँव के अंदर रहते थे। ये बच्चे काफी टाइम के बाद अपने दादा और दादी के घर पर जा रहे थे। इसके बाद तभी हम देखते हैं रात होते ही ये लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ड्राइवर इनके घर तक छोड़कर वहां से चला जाता है। अब आदिश और ईशा धीरे धीरे करके दादा और दादी के घर के तरफ बढ़ रहे थे। घर देखने में काफी सुंदर और काफी बड़ा था, लेकिन अगर सच बताऊं तो अंधेरे में देखने में उतना ही डरावना भी लग रहा था। ये लोग जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तभी दादा और दादी बाहर आ जाते हैं। दादा और दादी का बर्ताव देखने में काफी अजीबोगरीब लग रहा था। मतलब कि न जाने कैसे दादी और दादा थे जो कि अपने पोतों का नाम तक नहीं जानते थे। उसके बाद तभी उनके दादा और दादी उन दोनों को घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। उनके लिए अलग से एक स्पेशल कमरा तैयार किया गया था। वाइल इनके दादा इनके कमरे तक इनको छोड़ते हैं और इसी के साथ साथ इन दोनों से ये कहते हैं कि 9:30 बजे से पहले सो जाना, क्योंकि इस गांव के अंदर राक्षस शिकार करने के लिए निकलते हैं और अगर वो तुम्हें ले गए तो कोई बचा भी नहीं पाएगा। अब अपने दादा के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। इसके बाद तभी उसके दादा अजीबोगरीब तरीके से वहां से चले जाते हैं। शहर के रहने वाले बच्चे हैं, आखिर 9:30 बजे से पहले कैसे सो सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं 9:30 बजे से भी ऊपर टाइम हो जाता है और एक बार इनके दादा इनके कमरे के अंदर दोबारा आते हैं। वो देखते हैं कि अभी भी ये दोनों नहीं सोए हैं, इसलिए इस बार वो इन पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि एक बार तुमको कहा समझ में नहीं आता, मैंने कहा था ना 9:30 बजे से पहले सो जाना। और ये कहकर वहां से चले जाते हैं। ये दोनों भी डर जाते हैं और इसके बाद ये दोनों अपने कमरे के अंदर सो जाते हैं। इसके बाद तभी गई रात को इनकी आंख खुलती है। ये पाते हैं कि दरवाजे को कोई जोर जोर से पागलों की तरह बजा रहा है। अब ये दोनों बहन भाई हिम्मत करते हैं और दरवाजे के बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग जैसे ही दरवाजे को खोलकर बाहर जाते हैं तभी बाहर जाकर इन्हें किसी के नाखून खरोंचने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ये अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि इनकी दादी पागलों की तरह दीवार पर नाखून खरोंच रही थी और इसी के साथ साथ इनकी नजर पड़ती है अपने दादा की तरफ जो कि उल्टे घूम रहे थे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी देर के बाद इनकी दादी इन्हें देख लेती है और अजीबोगरीब तरीके से इनको डराने की कोशिश करती है और इनके ऊपर हमला ही कर देती है। ये दोनों बेचारे अपनी जान बचाकर फौरन ही वहां से भागकर अपने कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब ये बेचारे डर जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह ठीक नहीं है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ईशा अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त उसके पापा फोन नहीं उठा रहे थे
और तभी ये दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं और उस रात को काट कर उसी कमरे के अंदर सो जाते हैं। सुबह होती है तो हम देखते हैं इनके दादाजी इनके लिए नाश्ता लेकर इनके कमरे के अंदर आते हैं, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा डर था, वो भी रात वाला। दादाजी इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया है, और तभी यहाँ पर ईशा बताती है कि रात में दादी ने मेरे ऊपर हमला किया था, जिसकी वजह से मेरे पैर के अंदर चोट आ गई है। लेकिन दादा उसे विश्वास देते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारी दादी को रात के वक्त पर दौरे पड़ते हैं, इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि हर कोई उसको मारना चाहता है, इसीलिए कोई भी उसके पास आता है तो वो उसके ऊपर हमला कर देती है। मुझे माफ करना बेटा, मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पोते मुझे छोड़कर चले ना जाएं। और जब वो दादाजी की ऐसी बहकी बहकी बातें सुनते हैं तो वो उनकी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। दादाजी बताते हैं कि मुझे भी रात के वक्त में नींद में चलने की आदत है, इसीलिए मैं उल्टा उल्टा घूमता हूँ। अब थोड़ी देर के बाद दादाजी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद तभी आदिश और ईशा अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो बाहर पाते हैं कि उनकी दादी उनके लिए फल लेकर आई है। दोस्तों, दादी का बर्ताव देखने में काफी अजीब लग रहा था, और वो जैसे ही उनसे फल खाने को कहती है तभी उनकी निगाह पड़ती है उन फलों की तरफ जो कि एकदम सड़े हुए थे। अब ये दोनों फल खाने से मना कर देते हैं और इसके बाद दादी बड़ी ही अजीबोगरीब तरीके से पागलों की तरह उन फल को खा जाती है। अब ईशा ये सोचती है कि शायद दादाजी सही कह रहे थे, दादी को वाकई में कोई दौरे पड़ते हैं, वरना वो ऐसी हरकतें क्यों करती। लेकिन ये कहाँ जानते थे कि ये लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। एनीवेज, इसके बाद तभी हम देखते हैं ये नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और तभी गांव के अंदर अपने कैमरे से फोटोज और वीडियो क्लिप्स लेने लगते हैं। ये दोनों नए थे और इसके बाद वो सभी गांव वाले जब इन दोनों को देखते हैं तो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो गांव वाले पूछते हैं कि इस तरह से इस गांव में घूमना सही नहीं है, तुम लोग आखिर कौन हो। इसके बाद तभी ये लोग बताते हैं कि हम अपने दादा दादी के यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, छुट्टियां काटने के लिए। तभी वहां पर एक आदमी पूछता है कि आखिर कहाँ रहते हैं तुम्हारे दादा और दादी। तभी ईशा उनके घर का एड्रेस बताती है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है वहां पर तो पहले मुखिया जी रहा करते थे, जो कि कुछ टाइम पहले खाली करके चले गए हैं। उन गांव वालों की ऐसी बातों को सुनकर ईशा और आदिश काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और तभी वो लोग उनसे कहते हैं यहाँ से चले जाओ, ऐसे घूमना ठीक नहीं है। इसके बाद तभी हम देखते हैं ये दोनों अपने घर पर आ जाते हैं, मतलब कि अपने दादा और दादी के उस भूतिया घर के अंदर। दोस्तों, इन लोगों को अब यहाँ पर काफी डर लग रहा था, क्योंकि अगर ये इनके हकीकत में दादा और दादी हैं तो फिर इनका नाम लेकर क्यों नहीं पुकार रहे। अगर दादा और दादी हैं तो नाम लेकर बुलाना चाहिए ना, लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा था। ईशा बार बार अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उस घर के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त पर ये लोग एक कैमरे को उस घर के अंदर लगा देते हैं, मतलब कि अपने कमरे के बाहर, और ये देखना चाहते हैं कि रात के वक्त पर यहाँ पर क्या खिचड़ी पकती है। और कैमरा लगाकर ये लोग अपने कमरे के अंदर सो जाते हैं। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर ये लोग उठते हैं और उस कैमरे को ले लेते हैं। फिर तभी ये इस कैमरे के अंदर देखते हैं कि आखिर रात के वक्त यहाँ पर क्या रिकॉर्ड हुआ। और अब जो लोग कैमरे के अंदर जो देखने वाले थे उसे देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनके दादा और दादी का चेहरा रात के वक्त काफी भयानक हो गया था। दादी पागलों की तरह इस घर के अंदर अजीबोगरीब प्रकार की हरकतें कर रही थी और दादा गोल गोल घूम रहे थे, न जाने क्या क्या कर रहे थे। और अचानक से उनका भयानक चेहरा ये कैमरे के आगे लेकर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं। और दोस्तों, अब ये लोग समझ जाते हैं कि ये जगह सही नहीं है, इसलिए ईशा एक बार और अपने पापा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से नेटवर्क नहीं मिल रहे थे। इसलिए ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और वहां जाकर कॉल करते हैं, तभी नेटवर्क भी मिल जाते हैं और इनके पापा कॉल को पिक कर लेते हैं। ये अपने पापा से बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ है, हमको बहुत डर लग रहा है, पापा आप यहाँ पर आकर हमको ले जाइए। दादा और दादी रातों को यहाँ पागलपने की हरकतें करते हैं। इनके पापा बोलते हैं कि मैं कल ही तुम्हें आकर ले जाऊंगा, लेकिन ये लोग कुछ ज्यादा बात कर पाते तभी कॉल कट हो जाता है। इसके बाद बाहर ये लोग देखते हैं कि इनके दादा और दादी एक जगह पर बैठे हुए हैं और इनके दादा गड्ढा खोद रहे हैं। ये लोग 2 गड्ढे खोद रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद तभी हम देखते हैं ये दोनों उनके करीब चले जाते हैं। अब दोस्तों, इनके दादा और दादी इनसे बड़ी ही अजीबोगरीब प्रकार की बातें करते हैं। इसी के साथ इनके दादा इन लोगों से कहते हैं
काफी टाइम पहले दशमी पर 2 राक्षसों को मारा गया था, लेकिन इस साल सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जिसका जो भी छीना था वो सबको वापस मिल जाएगा। ये सुनकर वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद तभी हम देखते हैं इनकी दादी किसी पूजा की बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि आज दशमी की पूजा है और तुम दोनों को भी उस पूजा के अंदर शामिल होना है। फिर तभी हम देखते हैं उनकी दादी वहां से चली जाती है और तभी वो तकरीबन 2 मिनट के बाद फिर से वापस आ जाती है। इस बार वो अपने हाथों के अंदर खाने की थाली लेकर आई थी। वो कहती है, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद भोजन बनाकर लेकर आई हूँ। ईशा को यहाँ पर बहुत ही अजीब लगता है कि आखिर इतनी जल्दी ये इतना सारा भोजन कैसे बना लाई भला। उस प्लेट के अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे कि खीर, गुलाब जामुन और बर्फी, न जाने क्या क्या। दादी उन दोनों को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन ईशा नहीं खाती। लेकिन तभी वहां पर आदिश को लालच आ जाता है और वो बर्फी को खा लेता है। अब दोस्तों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं ईशा दादी से वो थाली ले लेती है और कहती है कि हम अंदर जाकर खा लेंगे, और तभी वो उस थाली को लेकर अंदर चले जाते हैं। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक लड़का राजू वहां पर अपने पापा को ढूंढ रहा था। उसके पापा कल रात से घर पर नहीं पहुंचे थे, इसीलिए आदिश और ईशा बाहर आते हैं और राजू से पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो। तभी वो बताता है कि उसके पापा कल रात से घर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो सभी मिलकर उनके पापा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी देर के बाद आदिश और ईशा को सामने एक कुर्सी के ऊपर उसके पापा बैठे हुए दिखाई देते हैं, और वो दोनों जैसे ही उसके पापा के पास पहुंचते हैं तो वो पाते हैं कि उनके पापा अब मर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, और अब आदिश और ईशा भी समझ जाते हैं कि ये लोग बहुत ही बुरे हैं, ये हमको भी मार देंगे। यानी कि ये 2 गड्ढे खुद रहे हैं ना, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि आदिश और ईशा के लिए हैं। ये दरअसल गड्ढे नहीं बल्कि इन दोनों की कब्र है। दोस्तों, ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से फौरन ही भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद राजू वहां पर आता है और अपने पिता की लाश को देखकर वो बेचारा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं आदिश और ईशा को रूम के अंदर। यहाँ आदिश को चक्कर आ रहे थे और ईशा समझ जाती है ये चक्कर इसको इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि इसने बाहर वो बर्फी खा ली थी। वो आदिश को डांटती है और कहती है कि ऐसे किसी के हाथ का दिया हुआ मत खाया करो। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है ये हमारे दादा और दादी नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद दादा उनके कमरे के अंदर आते हैं और उन दोनों के कपड़े दे देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से रेडी होकर इसको पहनकर आ जाओ, पूजा में शामिल होना है, और ध्यान रहे देरी मत करना वरना तुम्हारी दादी नाराज हो जाएगी। इसके बाद तभी ये लोग डर जाते हैं और देखते देखते रात हो जाती है, पूजा का समय हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आदिश और ईशा खिड़की से देखते हैं तो बाहर इनकी दादी पूजा, दोस्तों वो कोई काला जादू करने की कोशिश कर रही थी। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएंगे, और अगर नहीं भागे तो इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा होगा। तभी हम देखते हैं आदिश और ईशा, उनके दादा और दादी अपनी पूजा के अंदर या फिर कह लो कि काला जादू के अंदर व्यस्त थे। तभी यहाँ पर आदिश और ईशा चुपचाप से वहां से भाग जाते हैं। रास्ता काफी सुनसान हो रहा था, वो दोनों बेचारे अकेले ही वहां से भाग जाते हैं। फिर तभी इसके बाद हम देखते हैं ये लोग भागते भागते एक कुटिया के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि काफी पुरानी और बंद पड़ी थी। उस कुटिया के अंदर जाते हैं तो ये लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि इनके असली दादा और दादी थे वो यहाँ पर मरे पड़े हुए थे। यानी कि ये लोग समझ जाते हैं ये जरूर कोई आत्मा या कोई भूत है जो कि इन दोनों ने मिलकर इनके असली दादा और दादी को मार दिया। अब ये लोग किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दोनों फिर से वहां पर आ जाते हैं, यानी कि इनके दादा और दादी। दादी बोलती है, बच्चों मैंने मना किया था ना, मुझे पूजा में देरी पसंद नहीं है। इसके बाद तभी हम देखते हैं अगले ही सीन में इनके दादा और दादी अचानक से राक्षस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये इनके दादा और दादी नहीं बल्कि राक्षस थे। आदिश और ईशा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये लोग एक पेड़ से बंधे हुए थे और इनकी बलि चढ़ाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन अचानक से भगवान का चमत्कार हो जाता है और राजू वहां पर आ जाता है। राजू इन दोनों को खोल देता है और इनसे कहता है श्री राम के मंदिर की तरफ भागो, अब वो ही हमें बचा सकते हैं। इसके बाद ये सभी के सभी लोग मंदिर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और तभी वो राक्षस इनके पीछे ही पड़ जाते हैं।
लेकिन तभी भागते भागते में वो राक्षस आदिश को पकड़ लेता है और तभी राजू फौरन ही ईशा को अकेले लेकर ही उस मंदिर तक भागता है। ईशा को अपने छोटे भाई की बहुत ही फिक्र हो रही थी, लेकिन राजू किसी तरह उसे मंदिर तक लेकर चला जाता है। वो मंदिर राम जी का था और तभी यहाँ पर ईशा को उस मंदिर के पास वही धनुष दिखाई देता है जिस धनुष के बारे में उसके पापा उसे बता रहे थे। इसके बाद तभी ईशा हिम्मत जुटाकर उस धनुष को उठाती है और कहती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होगी, ये बुरे लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भगवान श्री राम ने पहले इसी धनुष से इन राक्षसों का वध किया था और आज भी ये इसी धनुष से मरेंगे। और तभी वो तीर के जरिए एक एक राक्षस को इस धनुष से मार देती है। उन राक्षसों के मरते ही इन लोगों की जान बच जाती है, लेकिन यहाँ पर रात हो चुकी थी और ये रात उसी घर के अंदर काटते हैं। ये लोग डरे सहमे उस रात को काट लेते हैं और तभी सुबह इनके पापा इनको आकर वहां से ले जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।